नमस्कार। वीकेंड डायरी के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हमारी वीकेंड डायरी उन खबरों की पड़ताल कर रही है जिन्होंने न केवल सिस्टम की नींव हिला दी है बल्कि कई अनसुलझे सवालों के जवाब भी मांगे हैं। लखनऊ का अलीगंज अग्निकांड, जहां सिस्टम की लापरवाही ने 15 युवाओं के सपनों को राख कर दिया। पुणे का केतन अग्रवाल मर्डर मिस्ट्री, जहां 640 मिनट की डिजिटल चालाकी एक सोची समझी हत्या का राज खुल गई। और अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे का वो विवाद, जहां एफआईआर तो दर्ज हुई है लेकिन बड़ी मछलियों पर उठते सवाल सियासत का केंद्र बन गए हैं। क्या लखनऊ की आग को वक्त रहते रोका जा सकता था? केतन की मौत के पीछे छिपी डिजिटल साजिश का असली चेहरा क्या है? और अयोध्या मंदिर के चढ़ावे में हुए कथित गबन में असली गुनहगार कौन है? आज की वीकेंड डायरी में इन तीनों बड़ी घटनाओं की करेंगे एक्सक्लूसिव और विस्तृत पड़ताल। तो चलिए पलटते हैं वीकेंड डायरी के पन्ने। लखनऊ के अलीगंज में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक पेट शॉप और गेमिंग सेंटर के रूप में चल रही 2 मंजिला इमारत देखते ही देखते एक मौत के मातम में तब्दील हो गई। 15 युवाओं ने अपनी जान गंवा दी, जिनके सपने अभी परवान चढ़ ही रहे थे। लेकिन क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी? हमारी पड़ताल बताती है कि यह सिस्टम की लापरवाही का नतीजा था। अवैध निर्माण, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और बिजली विभाग की भारी चूक ने इस अग्निकांड की पटकथा पहले ही लिख दी थी। आज की वीकेंड डायरी में हम समझेंगे कि आखिर लापरवाही की ये कड़ियां कैसे जुड़ी हैं और अब इस मामले में हो रही बड़ी कार्रवाइयों का अर्थ क्या है। बाईस जून दोपहर करीब 2:30 बजे अलीगंज स्थित एक 2 मंजिला इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप और फर्स्ट फ्लोर पर एनिमेशन गेमिंग ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था। आग की शुरुआत निचली मंजिल से हुई, जिसने चंद पलों में पूरी इमारत को अपनी आगोश में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दमकल की पहली गाड़ी करीब 40 मिनट की देरी से पहुंची। हालांकि फायर ऑफिसर अंकुश मित्तल ने इसे तकनीकी समय सीमा का हिस्सा बताया है। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पहली बात, इमारत अवैध थी, जिसे आवासीय प्लॉट पर व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए खड़ा किया गया था। दूसरी बात, सुरक्षा के नाम पर केवल एक संकरा रास्ता था जो थंब इम्प्रेशन सिस्टम से चलता था, जो बिजली कटते ही जाम हो गया। सबसे गंभीर लापरवाही बिजली लोड को लेकर सामने आई है। 2025 से ही बिजली कनेक्शन का लोड स्वीकृत क्षमता से अधिक चल रहा था, लेकिन जिम्मेदार एक्सीएन सुशील कुमार ने कोई नोटिस जारी नहीं किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर गठित एसआईटी ने अब अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। तुषांक कृष्ण जायसवाल, रामकृष्ण उपाध्याय और सुरेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एलडीए ने अब इमारत को ढहाने का नोटिस जारी किया है। साथ ही जांच में 6 पीसीएस अफसरों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, जिनके नाम शासन को भेजे गए हैं। अग्निकांड का घटनाक्रम, दिनांक 22 जून दोपहर 2:30 बजे। इमारत का स्वरूप, ग्राउंड फ्लोर पेट शॉप, फर्स्ट फ्लोर गेमिंग एनिमेशन सेंटर। मृतक घायलों की संख्या 15 की दर्दनाक मौत, अधिकांश 19 से 30 वर्ष, 9 घायल। बड़ी लापरवाहियां, अवैध निर्माण, आवासीय प्लॉट पर व्यावसायिक इमारत, बिजली लोड 2025 से लगातार स्वीकृत लोड, 20 किलोवाट से ज्यादा खपत, 25 किलोवाट तक, कोई नोटिस नहीं। सुरक्षा चूक, थंब इम्प्रेशन वाला इकलौता गेट, आग के दौरान जाम। अब तक की कार्रवाई, एफआईआर 4 नामजद, वीरेंद्र शुक्ला, तुषांक, रामकृष्ण, सुरेश। एसआईटी जांच, एक्सईएन सुशील कुमार समेत बिजली विभाग के अधिकारी रडार पर। प्रशासनिक एक्शन, एलडीए द्वारा ध्वस्तीकरण का नोटिस, 6 पीसीएस अफसरों की भूमिका पर जांच। राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस त्रासदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अपने सभी पूर्व निर्धारित दौरे रद्द कर दिए और स्वयं घटनास्थल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर जाकर घायलों से मुलाकात की और हादसे की जानकारी ली। सीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और स्पष्ट निर्देश दिए कि इस पूरे अग्निकांड के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बाद पुलिस और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला और तुषार कृष्णा जायसवाल शामिल हैं। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं घोर लापरवाही बरतने के आरोप में 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जिनमें बिजली विभाग के XEN गौरव कुमार और लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA के AE अनिल कुमार व JE प्रमोद पांडे शामिल हैं। इनके अलावा अग्निशमन विभाग के अधिकारी कमलेंद्र कुमार सिंह को भी सस्पेंड किया गया है। और हम सब उत्तर प्रदेश के लोग, लखनऊ के लोग आज दुख के क्षण में हैं। कल की घटना बहुत ही हृदय विदारक थी। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए, SIT बनाई गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी। संबंधित जिम्मेदार लोगों पर गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई है। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। सरकार हर स्थिति में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की न हो, ऐसी भी कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, घटना के सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करके प्रस्तुत करेंगे और कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसको इसमें रह जाए, कोई स्टोन अनटर्न नहीं रहेगा। हम लोग पूरी तरह से जांच करके फिर बताएंगे। अभी हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, स्थल का निरीक्षण करेंगे। राज्य सरकार के क्रम में जो जांच आदेश का दिया गया उसमें सब लोगों से मिलेंगे, यही अभी कहना है। ठीक, तलब भी आपने किया था, डॉक्यूमेंट्स मांगे थे LDA से। अभी कार्रवाई प्रारंभ की है, ठीक है, वो समय से हम लोग करेंगे। ठीक, लखनऊ का ये अग्निकांड केवल एक दुखद घटना नहीं, बल्कि उन चेतावनियों का नजरअंदाज किया जाना है जो साल 2016 से ही मिल रही थी। ये दुखद है कि जब 15 परिवार उजड़ गए, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी। मुआवजे की घोषणा और फाइलों पर की गई कार्रवाई मृतकों को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन ये उम्मीद जरूर पैदा करती है कि भविष्य में ऐसे मौत के जाल बनने से पहले ही रोके जाएंगे। इस सप्ताह एक और बड़ी दुखद खबर सामने आई। सवाल उठा कि क्या 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की मौत वाकई एक हादसा थी। लोहगढ़ किले से आई केतन की मौत की खबर ने परिवार को तोड़ने के साथ ही कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन जिस तरह से इस केस की परतें खुली हैं, उसने एक सोची समझी हत्या की साजिश को बेनकाब कर दिया है। 640 मिनट का वो डिजिटल सन्नाटा, 238 घंटों की लंबी बातचीत और एक बहन का वो शक जिसने एक पूरे मर्डर मिस्ट्री को हल कर दिया। आखिर कैसे चेतन चौधरी ने अपनी लोकेशन छिपाने के लिए एक शातिर जाल बुना और कैसे पुलिस ने तकनीक के जरिए उस जाल को तोड़ दिया, आज की वीकेंड डायरी में इस हत्याकांड के उन डिजिटल सुरागों की करेंगे एक्सक्लूसिव पड़ताल। 18 जून, ऐतिहासिक लोहगढ़ किला, यही केतन विशाल अग्रवाल का शव मिला था। शुरुआत में इसे एक दुर्घटना माना गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। केतन के अंतिम संस्कार के 4 दिन बाद जब उसकी मंगेतर सिया गोयल उसके घर पहुंची, तो केतन की बहन को उसके बयानों में विरोधाभास लगा। परिवार के इसी संदेह ने पुलिस को केस की फिर से पड़ताल करने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने जब कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड यानी CDR खंगाले, तो जो डेटा सामने आया उसने जांचकर्ताओं के होश उड़ा दिए। डिजिटल सबूत, वार्तालाप का रिकॉर्ड, 1 जनवरी से जून के बीच सिया और चेतन के बीच 2004 कॉल्स, कुल समय पिछले 6 महीनों में 238 घंटे की बातचीत। टर्निंग पॉइंट, मंगेतर सिया की बातों पर बहन को हुआ शक। केतन हत्याकांड की सबसे बड़ी कड़ी थी चेतन चौधरी की 18 जून की गतिविधियां। सुबह 7 बजे से शाम 5:20 तक, यानी पूरे 640 मिनट तक चेतन का फोन ऑफलाइन था। पुलिस का दावा है कि चेतन ने जानबूझकर अपना मोबाइल अपनी दुकान पर कर्मचारी के पास छोड़ दिया था, ताकि पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रैक न कर सके। वो खुद अपने पास कर्मचारी का फोन लेकर लोहगढ़ पहुंचा था, लेकिन चेतन की ये चालाकी उस वक्त धरी की धरी रह गई जब पुलिस ने उसके ओरिजिनल फोन पर आए कॉल्स को ट्रैक किया। उस दिन जिन लोगों ने भी फोन किया, उन्हें चेतन नहीं बल्कि उसके दुकान के कर्मचारी मिले। इससे साफ हो गया कि हत्या की पटकथा लिखने के लिए लोकेशन को मैनिपुलेट किया गया था। हत्या की साजिश, 640 मिनट का सन्नाटा, चेतन ने 10 घंटे से अधिक समय तक इंटरनेट रखा बंद। लोकेशन हेरफेर, अपना फोन दुकान पर छोड़कर कर्मचारी का फोन लेकर वारदात स्थल पर पहुंचा। पकड़ में कैसे आए? फोन रिसीव करने वाले कर्मचारियों ने पुलिस को बताया सच। पुणे पुलिस का स्पष्ट कहना है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। सिया और चेतन के बीच बढ़ती नजदीकियां और 238 घंटों की लंबी बातचीत इस साजिश का आधार बनी।
पुलिस ने कॉलर्स से पूछताछ की, इंटरनेट लॉग्स देखे और मोबाइल टावर लोकेशन को मैच किया। इन डिजिटल सुरागों ने हर उस कहानी को गलत साबित कर दिया जो सिया और चेतन ने रची थी। केतन की बहन का शुरुआती शक और पुलिस की तकनीकी फॉरेंसिक ने इस हादसे को हत्या में तब्दील कर दिया है। वहीं केतन अग्रवाल हत्याकांड ने सिर्फ केतन का परिवार ही नहीं बल्कि आरोपी सिया गोयल के माता पिता की दुनिया भी बिखेर दी है। मीडिया के सामने पूजा और प्रवीण गोयल ने भरे गले से मांग की है कि अगर उनकी बेटी ने गुनाह किया है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। माता पिता का कहना है कि केतन सिर्फ उनका दामाद नहीं बल्कि बेटा था। सगाई के बाद दोनों परिवारों के बीच बेहद घनिष्ठ संबंध थे। उन्होंने साफ कहा कि अगर सिया दोषी है तो उसे भी उसी जगह से नीचे फेंक देना चाहिए जहां केतन को गिराया गया था। यह बयान किसी भी अपराधी के माता पिता के लिए बेहद साहसपूर्ण और कठोर है। सिया के माता पिता का रुख, न्याय की मांग, बेटी दोषी है तो कड़ी से कड़ी सजा हो, भावनात्मक संबंध, केतन को अपना बेटा मानते थे। सिया के परिवार के लिए गहरा सदमा, परिवार का दावा, उन्हें चेतन बाबूलाल चौधरी के बारे में कोई भनक नहीं थी। सवालों के घेरे में सिया, माता पिता को सिया की 19 साल की उम्र और सीधे साधे स्वभाव पर यकीन करने में मुश्किल हो रही है। पुलिस की पूछताछ में सिया ने अब एक नया दांव खेला है। उसका कहना है कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन केतन अपनी रसूख और अमीरी का हवाला देकर उसे डराता था। हालांकि ये बयान जांच के घेरे में है। पुलिस के मुताबिक ये 18 जून को हुई पहली घटना नहीं थी। 14 जून को भी सिया ने उसे धक्का देने की कोशिश की थी, जिसे उसने सांप का डर बताकर रफा दफा कर दिया था। पुलिस को शक है कि सिया और चेतन की मुलाकात पिछले साल एक बिजनेस मीटिंग में हुई थी, जिसके बाद से ही यह खतरनाक पटकथा लिखी गई। सिया एक बेकरी चलाती है और चेतन ड्राई फ्रूट्स का कारोबारी है। इन दोनों का तालमेल ही केतन की मौत का कारण बना। जांच की मुख्य कड़ियां। सिया का दावा, केतन शादी के लिए जबरदस्ती कर रहा था और रसूख की धमकी दे रहा था। जून को भी धक्का देने की हुई थी कोशिश, जिसे सांप का नाम दिया गया। साजिश की जड़ें, पिछले साल बिजनेस मीटिंग में सिया और चेतन की मुलाकात। संदेह का कारण 19 साल की सिया का सीधा साधा स्वभाव और चेतन के साथ गुप्त रिश्ता। तो ये थी केतन अग्रवाल हत्याकांड की वो डिजिटल पड़ताल जिसने ये दिखा दिया कि आधुनिक युग में कोई भी अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, तकनीक की नजर से बच नहीं सकता। एक बहन का शक, 2004 कॉल्स का रिकॉर्ड और 640 मिनट का वो डिजिटल सन्नाटा, यही सबूत आज चेतन और सिया की साजिश को बेनकाब कर रहे हैं। हत्या का ये मामला अब न्याय की दहलीज पर है। बहरहाल देखना होगा कि इस केस की अंतिम कड़ी कहां जाकर जुड़ती है और आरोपियों को किस तरह की सजा मुकर्रर हो पाती है। इस सप्ताह नजरें अयोध्या के चढ़ावा चोरी मामले पर भी रही। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और आभूषणों की कथित चोरी का मामला अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से ये सिर्फ कानून का विषय नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक बवंडर बन गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी कि एसआईटी की जांच के बाद अयोध्या पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, लेकिन एफआईआर के बाद उठे सवालों ने सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि छोटी मछलियों को फंसाकर बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के नाम एफआईआर से गायब हैं। क्या ये सिर्फ कर्मचारियों की साजिश थी या ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल जायज हैं? आज वीकेंड डायरी में इस पूरे सियासी और कानूनी महासंग्राम की करेंगे विस्तृत पड़ताल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस के सभी 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुवार को एफआईआर दर्ज होने के बाद इन सभी को हिरासत में लिया गया था। अब एसआईटी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि थाने में कृष्ण मोहन की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तार होने वालों में रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्र, रमाशंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और मनीष यादव के नाम शामिल हैं। कानूनी शिकंजा इतना कसा गया है कि इन पर बीएनएस की धारा 306, 316(5), 317, 4 और 61 जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिनमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। पुलिस के मुताबिक ये सभी दान और चढ़ावा प्रबंधन की प्रक्रिया से जुड़े थे। हालांकि मुख्य आरोपी टिन्नू यादव, जो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी माना जाता है, उसके गिरफ्तार होने के बाद से ही मामले ने तूल पकड़ लिया है। एफआईआर और गिरफ्तारियां। गिरफ्तार आरोपी
टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र समेत 8 लोग, संगीन धाराएं, चोरी BNS 306, आपराधिक विश्वासघात BNS 316, आपराधिक साजिश BNS 61। SIT टीम मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत, IG किरण S और विशेष सचिव नील रतन। ताजा अपडेट, चंपत राय की इस्तीफे की खबरों के बीच SIT जांच और तेज। FIR दर्ज होते ही विपक्ष आक्रामक हो गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे नाइंसाफी की झांकी बताते हुए कहा कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए ये महज एक दिखावा है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा और भाजपा नेता ऋषिकेश उपाध्याय पर सीधे निशाना साधा और उन्हें जेल तक भेजने की मांग की है। विपक्ष का मुख्य आरोप है कि जिन लोगों के पास मंदिर प्रबंधन की अंतिम जिम्मेदारी है, उनके नाम FIR में न होना ये साबित करता है कि जांच को मैनेज किया गया है। ट्रस्ट के पूर्व शिकायतकर्ता संतोष दुबे का दावा है कि चढ़ावा और आभूषणों की चोरी बिना बड़े पदाधिकारियों की मिलीभगत के संभव ही नहीं थी। तो अभी तो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, नौकरी पे सवाल खड़े हुए हैं, चंदा चोरी का और चढ़ावा चोरी का सवाल खड़ा हो गया और विदेश नीति फेल हो गई है। ईरान से तेल नहीं आ रहा है, तो ये जो संकट आ रहा है, इसके लिए इन्होंने हर विधानसभा में 5-5 सर्वे करने वाले लोग भेजे हैं। जो भी पाप किया उसको कड़ी सजा मिलेगी। विरोधियों को चिंता करने की सपा को जरूरत नहीं है। ये राम विरोधी रहे, राम मंदिर के विरोध में आज ये लोग उसके शुभचिंतक ना बने। मोदी योगी जी की सरकार है, पूज्य महाराज जी जो भी पाप किया उसको सजा देंगे। विवाद के मुख्य बिंदु, विपक्ष का हमला। अखिलेश यादव और संजय सिंह ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर कार्रवाई की मांग की। ट्रस्ट की चुप्पी, जिला प्रशासन ने जानकारी मांगी थी, लेकिन ट्रस्ट ने SIT जांच का हवाला देकर ब्यौरा देने से इनकार किया था। आरोपों का कटघरा, ट्रस्ट के बड़े चेहरों पर कमीशनखोरी और गबन में शामिल होने के संगीन आरोप। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी ने मामले को एक नई दिशा दी है, लेकिन राजनीतिक पारा अभी भी अपने चरम पर है। क्या SIT अपनी दूसरी रिपोर्ट में ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर शिकंजा कसेगी या ये मामला इन्हीं कर्मचारियों तक सीमित रह जाएगा? ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आस्था के इस केंद्र में हुई डकैती ने पूरे देश की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। लखनऊ का अग्निकांड जहां सिस्टम की अनदेखी को बेनकाब किया गया, वहीं केतन हत्याकांड का ये साबित करना कि आधुनिक दौर में अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, तकनीक की नजर से बच नहीं सकता। और अयोध्या का चढ़ावा विवाद जहां SIT की जांच और विपक्ष के सवालों के बीच करोड़ों भक्तों की आस्था और पारदर्शिता के बीच का संघर्ष साफ दिख रहा है। क्या इन घटनाओं से सबक लेकर हम एक जवाबदेह सिस्टम की नींव रख पाएंगे? और क्या उन पीड़ित परिवारों को वाकई न्याय मिल पाएगा जो आज अपनों को खोकर सिस्टम की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं? वीकेंड डायरी में आज के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की हर बड़ी हलचल के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।